गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। वर्ष 2024 के लिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन और उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशनिज्म का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? ह्यूगो, डेब्रिज, लेमार्क, डार्विन या इनमें से कोई नहीं। इसमें 20 प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट और बहुत पूछे जाते हैं ये पीसीएस के एग्जाम में, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो। तो म्यूटेशनिज्म यानी उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डेब्रिज ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत दिया ह्यूगो डेब्रिज ने दिया, और बाकी लेमार्क ऑप्शन में था। फिलॉसफी जोलॉजिक पुस्तक लिखी लेमार्क ने। और चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया यानी नेचुरल सिलेक्शन। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? आनुवांशिकता के पिता कौन है? आनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल, सबसे पहले जो जानकारी थी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज 1683 में हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने की थी और एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था। मतलब खोज लिया था एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने, और ये जो चीज़ है ये जीवाणु है, ये जीवाणु कही जाएगी, ये एहरेनबर्ग ने 1829 में, ठीक है, ये तय किया। ठीक है, 1683 से 1829 काफ़ी साल लग गए। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने 1683 में की थी। और जीवाणु में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, और इसे यह नाम सबसे पहले दिया था 1829 में। किसने? एहरेनबर्ग ने। नंबर 4 पर आ जाइए। वायरस के बारे में स्टेटमेंट है दो। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की गाड़ी कहा जाता है, और वायरस की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने की थी 1892 में। ये अलग से एक प्रश्न है। ठीक है, वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने की। कब की? 1892 में। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसको कहा जाता है, वायरस को। तो करेक्ट है, पहला दूसरा दोनों सी है इसका आंसर। देखिए, विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने की थी 1892 में। विषाणु की जो प्रकृति होती है वो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। नंबर 5 है, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है। कौन सा इसमें सही है? क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीले और नारंगी रंग को ग्रहण करता है। सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और लाल, बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश को ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। आलू के सेथिल रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है, और इस रोग का जो कारक है वो है फंगस यानी कवक। आलू का सेथिल रोग, जिसको रिंग रोग भी कहा जाता है, करेक्ट है। और इसका जो कारक है वो है बैक्टीरिया, ना कि फंगस। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही करेक्ट है। आलू के सेथिल रोग यानी वाइल्ड डिसीज ऑफ पोटैटो रिंग रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है इसमें, आलू में। और इस रोग का जो कारक है वो है सीडोमोनास सोलेनेसिएरम, जो कि एक बैक्टीरिया है, ना कि फंगस। और इस रोग में पौधों का संवहन तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। बहुत पूछा गया है प्रश्न एग्जाम्स में, जिसमें साइंस के प्रश्न आते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? देखिए, नष्ट होती हैं स्प्लीन या प्लीहा में। ठीक है, तो कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का। वो बनती कहाँ पर है? ये बनती हैं बोन मैरो में।
लाल रक्त कणिकाएं बोन मैरो में बनती हैं, जबकि प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं, इसलिए प्लीहा को या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजीब 2 स्टेटमेंट वाला है प्रश्न है, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण जो है यकृत में होता है, यानी लिवर में, विटामिन के की सहायता से। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है। यह अलग से प्रश्न एक देखा जाए तो कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण जो है वो लिवर में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में। और सामान्यतः जो रक्त का थक्का है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग है, वो 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ये अलग सा प्रश्न याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, श्वेत रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी WBC का। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है, यानी WBC का 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य काम क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। और यह आकार एवं संरचना में अमीबा के समान होती हैं। इसमें जो है केंद्रक उपस्थित रहता है। इसके विपरीत जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, यानी आरबीसी, उनका जीवन काल होता है 120 दिन। तो दोनों को याद रखिएगा। तिलचट्टा फेवरेट है यूपीपीसीएस का। पिछले 10 वर्षों में 2-3 बार सवाल बनाया होगा इस पर। कभी पूछते हैं कि किस इसमें रक्त नहीं होता, कभी इसके हृदय की संख्या पूछ लेते हैं। तो तिलचट्टा या कॉकरोच में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जैसे मनुष्य में तो स्तनधारियों में 4 चैम्बर्ड होता है, इसका होता है 13 डी है इसका आंसर। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष? 13 कक्ष होते हैं। और कॉकरोच का जो फाइलम है, जो संघ है, वो क्या है? ऑर्थोपोडा है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला यह प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चींटी को एक सामाजिक जंतु कहा जाता है। इसमें श्रम विभाजन प्रदर्शित होता है। और दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती है। देखिए, बिल्कुल, चींटी को एक सामाजिक जंतु कहा जाता है। इसमें श्रम विभाजन प्रदर्शित होता है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, चींटी यानी आंट एक सामाजिक जंतु है, श्रम विभाजन करती है। और दीमक एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चिकित्सा के। कब किया गया था वही बताना है। 1930 में। देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज के लिए पहली बात तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कब की? 1900 में की। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में चिकित्सा का। ठीक है, कब मिला? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एमाइलेज स्टार्च और मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, एमाइलेज जो है स्टार्च यानी मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। नंबर 14 पर आ जाइए। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लिवर, यकृत। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है यकृत यानी लिवर के द्वारा होता है, जो शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकता है। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। और भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की जांच में यकृत यानी लिवर एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? ठीक है, लिवर शरीर में थोड़ी मात्रा में आयरन, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है, सही है स्टेटमेंट। और भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की जांच के लिए जो लिवर है वो एक महत्वपूर्ण सुराग है, सी है इसका आंसर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। प्रश्न ये भी बन सकता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है? तो यह है चार्ल्स डार्विन की। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन फंजाई जगत के कुछ उदाहरण हैं, यानी इनमें से कौन कौन फंगस है?
पेनिसिलियम, मशरूम, एस्परजिलस, यीस्ट। मशरूम तो फंगस है, प्रोटीन का प्रचुर मात्रा में स्रोत है। जो लोग शाकाहारी या चिकन नहीं खाते तो वो मशरूम खाते हैं, ठीक है। तो मशरूम तो है फंगस, यीस्ट भी फंगस है, एक और दो हो गए। लेकिन पेनिसिलियम भी तो फंगस है, यानी कवक, और एस्परजिलस भी। तो सारे के सारे हो गए 1 2 3 4 5, 4 तक है। देखिए, फंजाई कह लो या फंगस कह लो या कवक कह लो, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है इनमें। यीस्ट की बात करें, मशरूम की करें, एस्परजिलस की करें, पेनिसिलियम की करें और अगरिकस, ये सब फंजाई जगत के कुछ एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो वर्ग? पौधों को बांटा गया 5 वर्गों में और जंतुओं को बांटा गया कुछ फाइलम में, यानी संघ में। तो पौधों को जिन 5 वर्गों में बांटा गया वो है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और जंतुओं को निम्न फाइलम या संघ में बांटा गया: पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। 11th क्लास में स्कूल में अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी आपने तो ये सब पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है फाइलम यानी संघ और उनमें है उनके कुछ एग्जाम्पल। कौन किस फाइलम का है वो मिला दीजिए जरा। स्पंज, हाइड्रा, गोलकृमि यानी राउंड वर्म, फीताकृमि यानी टेपवर्म। देखिए, स्पंज हो गया किससे? पोरीफेरा से। हाइड्रा हो गया सिलेंट्रेटा से। और फीताकृमि हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी टेपवर्म हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीज से। और गोलकृमि यानी राउंड वर्म हो गया निमेटोडा से। तो बी हो गया इसका। 4 3 1 2। स्पंज है फाइलम पोरीफेरा का, हाइड्रा है फाइलम सिलेंट्रेटा का, फीताकृमि है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज और गोलकृमि है फाइलम निमेटोडा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाए। अंतिम प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम यानी संघ कौन सा है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर हमेशा ऑर्थोपोडा ही होगा, ठीक है। फाइलम ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर सी। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा फाइलम है। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनका जो शरीर होता है वो खंड युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अतः इनमें रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहेगा। इनकी देह गुहा जो है वो रक्त से भरी होती है। इनमें जो पैर होते हैं वो जुड़े हुए पाए जाते हैं। और कौन कौन से उदाहरण हैं फाइलम ऑर्थोपोडा के? झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, कॉकरोच यानी तिलचट्टा, सतपाद यानी कनखजूरा इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतु हैं। तो जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे। ये हमेशा बनेंगे इनसे सवाल, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। फुल टेस्ट सीरीज़ जो कि पीडीएफ सीरीज़ है प्राप्त कर सकते हैं आप। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।